गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो फिर प्रीवियस लेक्चर में एक ही लेक्चर हुआ है, इसके पहले अपना यूओबी का बराबर है ना। उसमें अपन स्टार्ट किए थे व्हाट इज़ कॉस्ट, व्हाट इज़ कॉस्टिंग, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सब याद है बच्चों। एंड हम लोग एट द एंड ऑफ प्रीवियस लेक्चर पढ़ रहे थे। अगर आप, चलो फर्स्ट लेक्चर था इसलिए मैं पहले से बता देता हूँ हम क्या पढ़े थे। पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, इस बैच में क्या क्या करने वाले, बराबर है ना। उसके बाद में व्हाट इज़ कॉस्ट को कंप्लीट किया था हमने। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू, याद है आपको। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू याद है क्या बच्चों। कॉस्टिंग का डेफिनेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस, यस और नो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी याद है क्या आपको? चलो बताओ, डेफिनेशन याद है तो बताओ। हाँ बस याद है। इट इज द एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ। अच्छा देखो, अभी कम से कम ये ईओ भी है मेरे भाई, इसमें तो अब टीचर के साथ साथ में रिस्पॉन्ड कर दो ना कम से कम ये, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा वापस वही, है या नहीं। क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेफिनेशन? इट इज द एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, बजट्स, समझ रहा है क्या? इन ऑर्डर टू क्रिएट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, मेंटेन, इनहांस द वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स ऑफ अ प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ऑफ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। ठीक है, इवन लास्ट वाला सेंटेंस नहीं बोला तो भी ऐसा कोई ग्रेट प्रॉब्लम नहीं है, समझा क्या? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, याद है आपको? स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हाँ बताओ। कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, एंड असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। फिर स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने ये मेन क्वेश्चन स्टार्ट किया था, कौन सा? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो हमने कॉस्ट को राइट 9 ग्राउंड्स पे क्लासिफाई किया था, याद है क्या ये सब? एक बार पढ़ लो वापस। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, कॉस्ट के 2 टाइप है, कौन से 2 टाइप है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट। अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस भी सिखाया था क्या उस दिन? बस यहाँ पे आके अपना लेक्चर खत्म हुआ था। Explicit cost involves payment. Implicit cost doesn't involve payment. Explicit cost can be objectively determined as it involves payment. Implicit cost cannot be objectively determined as it involves subjective estimations. Correct? Explicit cost is recorded in books of accounts. Implicit cost is not recorded in books of accounts. Explicit cost is used for accounting. Implicit cost is used for decision making or managerial decision making. ऐसे बोल सकते हो. Explicit cost can also be called as accounting cost or out of pocket cost. Implicit cost can also be called as opportunity cost or imputed cost, notional cost or hidden cost. Some examples of explicit cost, implicit cost you can write. So this was the difference between explicit and implicit. और भी कुछ ग्राउंड्स थे, कितने ग्राउंड्स है बोलो यहाँ पे? 9 ग्राउंड्स यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट पहला था, उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, करेक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, याद है? प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, कन्वर्जन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मतलब क्या? हिस्टोरिकल, प्रेजेंट करंट, फ्यूचर बजटेड, correct or not? Then on the basis of decision making, relevant and irrelevant. On the basis of association, product and period. On the basis of normality, normal and abnormal. On the basis of elements, material, labor and expenses. On the basis of controllability, controllable and non controllable. याद आ रहा है बच्चों ये? ओके, तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट हमने कंप्लीट किया था। कौन से 2 टाइप थे? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। याद आ रहा है क्या? ओके, चलो आज अपन एक काम करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो टेल मी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, आपके बुक में कुछ पेजेस ब्लैंक है ना बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, आई होप जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन्होंने ये नोट्स का प्रिंट आउट ऑलरेडी निकाल के रखा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एंड ऑफलाइन स्टूडेंट के पास तो ये प्रिंट आउट है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जो उस दिन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में लिया था वो भी कंप्लीट किया क्या आपने? नहीं किया रहेगा तो बाद में कंप्लीट कर लेना, लेकिन चलेगा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कॉस्ट के कितने टाइप्स है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कॉस्ट के क्या टाइप्स है तुम ही बताओ मुझे, बोलो। पहला फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल। तो तुम मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कॉस्ट? तुम ही बताओ, फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? The cost which does not change with the
चेंज इन आउटपुट या चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, वो टाइम पीरियड के साथ चेंज हो सकता है। जैसे कि समझो एक महीने का रेंट 2000 है, तो अगले 2 महीने का 4000 होगा। तो ये क्या 2000 और 4000 चेंज हो रहा है बोलेंगे कि हम लोग? चेंज हो रहा है, बट ये टाइम पीरियड के साथ चेंज हो रहा है, नॉट विद द आउटपुट, नॉट विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। समझता है क्या आपको ये? तो फिक्स कॉस्ट मतलब द कॉस्ट, बोलो, विच डजंट चेंज। अब ये थियरी भी हम पूरा एज इट इज लिखेंगे बच्चों, जितना काम का है उतना, क्योंकि अपने को एमसीक्यू भी आने वाले, समझ रहा है कि नहीं? उसमें एक आधा वर्ड इधर उधर हो गया, अपना तो आंसर गलत हो जाएगा ना यार। द कॉस्ट विच डजंट चेंज विथ, हाँ बोलो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, विच चेंज इन, बोलो मेरे भाई, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। द कॉस्ट विच डजंट चेंज विथ अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज, बोलो, fixed cost, is known as fixed cost. The cost which doesn't change with the change in volume of production is a fixed cost. समझता है क्या? Fixed cost is sometimes known as period cost. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Period cost. समझता है क्या? Next, variable cost क्या होता है? तुम्हें definition बताओ, variable cost. हाँ, एक बार, the cost which changes with the change in volume of production. That's it. गलत है। The cost, सुनो, the cost which changes, सुनो, the cost which changes with a change in volume of production in the same proportion, in the same proportion नहीं बोलोगे तो कोई मीनिंग ही नहीं है सेंटेंस का मेरे भाई। वैसे तो अगर लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, तो फिर वो वेरिएबल हुआ क्या? आपके डेफिनेशन में क्या बोल रहे थे आप? द कॉस्ट विच चेंजेस। तो आप मुझे बताओ, लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुआ तो सेमी वेरिएबल भी चेंज होता है। बट मैं डेफिनेशन आपको सेमी वेरिएबल का पूछा क्या? नहीं, वेरिएबल का पूछा ना मेरे भाई। तो 1 यूनिट बनाया 5 रुपए लग गए, 2 यूनिट बनाए तो 10, 3 यूनिट बनाए तो 15, तो 1 5 रुपए, 2 10, 3 15, मतलब कॉस्ट बढ़ रहा है बट इन द सेम प्रोपोर्शन, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। समझा या नहीं? इसलिए इसमें 1 यूनिट 5 रुपए, 2 यूनिट 10, 3 यूनिट 15, मतलब पर यूनिट हमेशा 5 है। या 1 यूनिट 100 रुपए, 2 यूनिट 200, 3 यूनिट 300, मतलब हर जगह पे पर यूनिट 100 ही है, तो ये वेरिएबल होगा ना ये? यस और नो? तो क्या लिखो वेरिएबल कॉस्ट के सामने? बोलो, द कॉस्ट, बोलो, विच चेंजेस, बोलो, इन सेम प्रपोर्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट विच चेंजेस इन द सेम प्रपोर्शन विथ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, with change in, बोलो, volume of production. The cost which changes in same proportion with change in volume of production is known as, बोलो मेरे भाई, is known as variable cost, is known as variable cost. And तीसरा, semi variable cost. तीसरा क्या है बोलो? टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ नेचर, बोलो, सेमी वेरिएबल। आप ही बताओ सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब? if portion of cost is fixed, cost का एक portion fixed है and portion is variable, portion of cost is fixed and portion is variable, it is known as, cost को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो, it is known as semi variable cost. If portion of cost is fixed and portion is variable, it is known as, बोलो मेरे भाई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। टफ था क्या बच्चों? इट इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस? ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। कौन सा बोलो? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या? बोलो, the cost which doesn't change with the change in volume of production, and if the cost changes in the same proportion with the change in volume of production, it's a variable cost. And if portion of the cost is fixed and portion is variable, it is a semi variable cost. It is a semi variable cost. I hope you are understanding this. Okay, अब यहाँ पे जस्ट एक टेबल बना रहा हूं मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप भी बनाओ साथ साथ में बच्चों, चलेगा क्या? समझो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कॉस्ट या टाइप ऑफ कॉस्ट, ध्यान दे रहे हो क्या? पहले आप लगे तो समझो, बाद में ड्रॉ कर सकते हो खुद।
ध्यान दे रहे हो बच्चों? अब समझो यहां पे है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। समझो यहां पे है 5,000, 10,000, 15,000, लेट्स से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। एंड आप ये डेटा देख के यू प्लीज टेल मी नेचर ऑफ कॉस्ट। क्या बताओगे आप मुझे? मतलब वो फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, आप मुझे बता देना। चलेगा क्या बच्चों? ओके, तो ये 5,000 के लिए डेटा है, 10,000 के लिए, 15,000 एंड चलो मैं और एक कॉलम दे रहा हूं यहाँ पे 20,000। चलेगा क्या बच्चों? चलेगा क्या? ओके, तो समझो लेट्स से एक कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट। मैं अभी हर बार नहीं, ये इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहा है ना बच्चों? अच्छा, एक एग्जांपल में मेंटेनेंस कॉस्ट फिक्स है, दूसरे में वेरिएबल रह सकता है क्या? रह सकता है। क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? हर कॉस्ट पे क्या ठप्पा रहता है क्या? ये फिक्स्ड है वो वेरिएबल है, समझता है क्या? वो तो चेंज होता है, समझ रहा है क्या? अच्छा मुझे बताओ, रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है? अब जनरली इट इज अ फिक्स कॉस्ट, बट अभी समझो, सुन रहे हो क्या? समझो ये लड़की ने ये प्रीमाइसेस रेंट पे लिए एंड ये लड़की यहाँ पे होटल चलाती है। क्या चलाती है? एंड समझो हमारा एग्रीमेंट ही ऐसा है कि तू मुझे महीने का 2 लाख रुपए देगी प्लस तेरे रेवेन्यू का 10%। अब बताओ इसके लिए रेंट पेएबल क्या कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल है। क्या है? मतलब 2 लाख फिक्स्ड है, ऊपर का वेरिएबल है। यस और नो? समझो मैंने उसको बोला था कि भाई तेरे रेवेन्यू का 25%, ओके, ये मेरा रेंट है, फिक्स कुछ भी नहीं, तो रेंट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, रेंट पेएबल इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर हिम। समझता है क्या आपको ये? तो क्या एग्जैक्टली कौन सा कॉस्ट है? फॉर एग्जांपल समझो ये मेरा प्रीमाइसेस है, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? एंड समझो ये लड़की एक रिपेयर्स का उसका शॉप है, सुन रहे हो क्या आप? एंड समझो ये जब भी मैं राइट उसको फोन करता हूं, ये आके एसी प्रोजेक्टर्स, समझता है क्या, बेंचेस का रिपेयर करती है। तो जब भी कुछ खराब होता है वो लड़की आती है, काम करती है, मैं उसको पैसे देता हूं, तो मेरे लिए रिपेयर वेरिएबल कॉस्ट है। यस और नो? बट समझो मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओके, और मैंने बोला कि ये एसी प्रोजेक्टर बेंचेस एंड एक्सपर्ट में ये जो जो सब कुछ है वो सबका मेंटेनेंस तू संभालेगी, ओके, तेरे लिए मैं साल भर का 5 लाख पेमेंट कर रहा हूं, कुछ हुआ तो तू ठीक करेगी, नहीं हुआ तो तेरा 5 लाख तेरा है। वैसे भी साल भर का मैं 5 लाख पे कर रहा हूं, इसको हम बोल रहे हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एएमसी। तो आप बताओ बच्चों, कुछ हो ना हो जो भी है, मैं साल भर का 5 लाख इसको देने ही वाला हूं ना। तो आप मुझे बताओ मेरे लिए ये मेंटेनेंस कॉस्ट पेएबल क्या है? फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल है? फिक्स कॉस्ट है। तो कौन सा कॉस्ट का नेचर क्या रहेगा वो तो सिचुएशन डिसाइड करेगा बच्चों। हम हर एक कॉस्ट पे ठप्पा मार के नहीं बैठेंगे कि ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है। यस और नो? तो चलो मेंटेनेंस कॉस्ट अगर हम 5,000 यूनिट्स बनाए तो समझो ये है ₹1,00,000, समझा क्या? ये है ₹2,00,000, 3,00,000 एंड ये है 4,00,000। ध्यान दे रहे हो क्या आप? यस और नो? तो बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉस्ट तुम्हारे हिसाब से, बोलो? वेरिएबल। क्यों बच्चों वेरिएबल है ये? क्योंकि हर जगह पे पर यूनिट सेम है, हर जगह पे पर यूनिट सेम है, हर जगह पे पर यूनिट सेम आया वेरिएबल, टोटल सेम आया फिक्स्ड। नहीं समझा आपको? हर जगह पे पर यूनिट सेम आया क्या? 1,00,000 डिवाइड बाय 5,000 कितना आता है? 20। 2,00,000 डिवाइड बाय 10,000 20। 3,00,000 डिवाइड बाय 15,000 20। 4,00,000 डिवाइड बाय 20,000 20। अरे पर यूनिट सेम है ना हर जगह पे। यस और नो? मतलब इट इज इंक्रीजिंग इन द सेम प्रोपोर्शन इन विच आउटपुट इज इंक्रीजिंग, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। समझता है क्या आपको ये? अच्छा चलो, रिपेयर्स कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? रिपेयर्स कॉस्ट। समझो रिपेयर्स कॉस्ट है यहां पे 2,00,000, इधर है 2,25,000, इधर है 2,50,000 एंड 2,75,000। अब बताओ ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है? सोच के बताओ। सेमी वेरिएबल। अच्छा बताओ 5,000 यूनिट्स के लिए कितना है? 2,00,000। वैसे अगर ये वेरिएबल होता तो 10,000 यूनिट्स के लिए डायरेक्ट उसका डबल हो जाता ना, हुआ क्या डबल? लेकिन नहीं, बट बढ़ा, कितना बढ़ा? 25,000। फिर अगले 5,000 यूनिट्स के लिए और 25,000 से बढ़ा, अगले 5,000 यूनिट्स के लिए और 25,000 से बढ़ा, बट इसमें से कुछ पोर्शन फिक्स रहेगा कि नहीं? तो आप बताओ बच्चों ये कौन सा कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। क्योंकि हर जगह पे पर यूनिट सेम है क्या बच्चों? नहीं। अच्छा 2,00,000 डिवाइड बाय 5,000 जितना आता है उतना ही 2,25,000 डिवाइड बाय 10,000 का आंसर है क्या? नहीं। तो हर जगह पर यूनिट सेम आया रहता तो क्या होता वो? वेरिएबल। यस और नो? ओके नेक्स्ट समझो सेलिंग कॉस्ट। क्या है? सेलिंग कॉस्ट।
सपोज इट इज 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs. बोलो ये कॉस्ट कौन सा है? फिक्स कॉस्ट है. कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट समझो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. सपोज इट इज 10 lakh, 10,50,000, 11 lakhs, 11,50,000. बोलो ये कौन सा है? सेमी वेरिएबल. अच्छा इसको वेरिएबल क्यों नहीं बोले बच्चों आप? क्योंकि हर जगह पे पर यूनिट सेम आया क्या? नहीं आया. यस और नो? बट एट द सेम टाइम ये फिक्स नहीं है, वो क्लियर है. यस और नो? तो कौन से कॉस्ट को कब फिक्स बोलेंगे, कब वेरिएबल बोलेंगे, कब सेमी वेरिएबल बोलेंगे, इसमें कुछ क्लैरिटी आ गई क्या बच्चों? आ गई क्या? यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, मैं अगर ऐसे लिखा यहां पे तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? बताओ मुझे. लेट्स से नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अगर इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज होता है, आप सबका ध्यान है बच्चों, इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, एंड उसका इंपैक्ट फिक्स कॉस्ट पे क्या आता है एंड लेट्स से वेरिएबल कॉस्ट पे क्या आता है, वो 2 मिनट के लिए चेक करते हैं अपन. फिक्स कॉस्ट एंड मैं सामने क्या लिख रहा हूं? वेरिएबल कॉस्ट. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. 1 मिनट बच्चों, पहले अच्छे से ध्यान दो, यहां पे बाद में लिख सकते हो आप आराम से. ठीक है. एंड ये बैच में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो. ये कॉपी पेस्ट का काम थोड़ा बाद में भी हो सकता है, वैसे करो क्लास में, बट वैसे भी ये लेक्चर यूट्यूब पे है. समझता है क्या आपको? ये अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. समझता है भाई? चलो अब ये मैंने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज ऐसे 2 कॉलम बनाए हुए दिख रहे हैं क्या आपको? मैं वापस ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ एंड वेरिएबल कॉस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ. समझ रहा है क्या? इधर पर यूनिट, क्या? पर यूनिट एंड टोटल, एंड इधर भी पर यूनिट एंड टोटल. चलो आप मुझे बताओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस बढ़ेगा, आप मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट, हाँ बोलो, का टोटल क्या होगा? इट विल रिमेन सेम. इट विल रिमेन, एंड समझ रहा है क्या आपको ये? इट विल रिमेन सेम. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, समझ रहा है आपको ये? एंड चलो इंक्रीज डिक्रीज है ये, आप समझ रहे हो क्या बच्चों? इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज. हाँ चलो फटाफट बताओ अभी, बोलो अगर ये टोटल क्या होगा? बोलो इट रिमेन्स सेम. इट रिमेन्स सेम. एंड इधर नीचे क्या रहेगा? बोलो रिमेन्स सेम. क्यों रिमेन सेम मेरे भाई? समझ रहा है कि आपको टोटल तो सेम ही रहेगा ना, बट आप बताओ तुम ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नीचे आएगा, एंड कम यूनिट्स बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा रहेगा. अच्छा मतलब फिक्स कॉस्ट चेंज होता है क्या? टोटल चेंज होता ही नहीं. समझता है क्या? अब तुम ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो पर यूनिट तो कम होगा ही ना. यस और नो? एंड वेरिएबल में क्या ना है? सेम है फ्रेंड्स. ध्यान दे रहे हो क्या आप लोग? ये जो पर यूनिट है दैट रिमेन्स सेम वेरिएबल में. यस और नो? अच्छा समझो मेरे लिए प्रिंटिंग कॉस्ट पर स्टूडेंट 10 रुपए है, तो एक स्टूडेंट एडमिशन लिया, कितना? 10. 2 ने लिया 20, 3 ने लिया 30, 4 ने लिया, तो हर जगह पर यूनिट पर स्टूडेंट 10 ही था ना, मतलब पर यूनिट इट हैज रिमेन्ड सेम. बट अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, एंड प्रोडक्शन कम रहेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगा, तो टोटल में पे इंपैक्ट रहेगा, बट पर यूनिट तो सेम रहेगा कि नहीं? तो मुझे बताओ ये जो मैंने टेबल बनाया, क्या ना मैं एक सेंटेंस में बताऊं क्या यही टेबल आपको? ओके सुन रहे हो क्या मेरे भाई? विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल कम डाउन एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल राइज. टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल राइज, एंड क्या चेंज होगा ही नहीं? टोटल फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. समझा क्या? तो टेल मी व्हाट डजंट चेंज विद अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? आंसर दो. व्हाट डजंट चेंज विद अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? फिक्स कॉस्ट का टोटल, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट. डजंट चेंज विद अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट. व्हाट चेंजेस विद अ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन? फिक्स कॉस्ट per unit and total variable cost. Fixed cost per unit and total variable cost changes with the change in volume of production. सही है बच्चों? yes. चलो लिख के ले रहे हो आप ये? yes. फटक से कंप्लीट कर दो ये.
और अभी ये वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने जो आया, समझ में आ रहा है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इससे शायद आपके दिमाग में आता रहेगा कि जब भी कॉस्ट सेमी वेरिएबल रहेगा तो वी नीड सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट, वी नीड सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3-4 चैप्टर में आता है। सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट यहां पे आता है, फिर बजट्स में भी आता है, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में भी कहीं कहीं काम में आता है, ओवरहेड्स में आता है ऊपर से। याद है आपको ये कौन सा कंसेप्ट? सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट। यस, हो गया बच्चों? तो आप मुझे बताओ, अगर कोई कॉस्ट सेमी वेरिएबल रहता है तो उसको सेग्रीगेट करने के लिए अपने पास कुछ मेथड्स है, याद है क्या आपको? तो चलो मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, मेथड्स फॉर सेग्रीगेशन, मेथड्स फॉर व्हाट बोलो? सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मेथड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो चलो आप ही बताओ मुझे, कितने मेथड्स है तुम्हारे पास सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट के? 5 मेथड, वेरी गुड। चलो ये टेबल हो गया बच्चों सबका? चलो, मेथड्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट के 5 मेथड्स है, ओके। और वो 5 मेथड में पहला मेथड है, कोई बता सकता है मुझे? ओके, चलो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। आप बोल रहे हैं मैं ग्राफिकल लिखा, पहला मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, याद है क्या आपको? कौन सा मेथड? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, या उसको और क्या बोलते हैं, इसी मेथड को और क्या नाम है? बिल्कुल नहीं, इसका नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। क्या नाम है इसका? मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। तीसरा मेथड क्या है जो विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। कौन सा मेथड? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूं मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, सबसे ज्यादा बार यही यूज करते हैं हम लोग। कौन सा? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। देन फोर्थ मेथड कौन सा है? वेरी गुड, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। अब देखो बच्चों, प्रीवियसली ना ये आपको लगता, कुछ कुछ लोगों को लगता रहेगा कि सर ये क्या लिखते देख बैठे हो। अब ये एमसीक्यू की वजह से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ गया ना मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ सेग्रीगेशन? हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। एंड लास्ट मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलो? ट्रायल एंड एरर मेथड, या कभी कभी इसको मैनेजमेंट जजमेंट मेथड बोलते हैं हम लोग। कौन सा मेथड बोलते हैं? मैनेजमेंट जजमेंट मेथड, या वी कैन कॉल इट एज लास्ट रिसॉर्ट मेथड। क्या बोल सकते हैं इसको? लास्ट रिसॉर्ट। क्यों इसको लास्ट रिसॉर्ट बोलते हैं? इफ कॉस्ट कैनॉट बी सेग्रीगेटेड बाय एनी ऑफ दी 4 मेथड्स, देन मैनेजमेंट हैज टू यूज देयर ओन जजमेंट एज अ लास्ट रिसॉर्ट। इसका कोई थियरी, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है अपने पास। समझ है क्या बच्चों? हम बोल रहे भाई मैनेजमेंट को जो एक्सपीरियंस है वो यूज करके उन्होंने खुद पता करने का कि कौन सा कितना कॉस्ट फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। They have to segregate by their own judgment. So these are how many methods for segregation? 5 methods used for segregation of semi-variable cost. 5 methods used for, बोलो, segregation of semi-variable cost. चलो एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन लिख के देता हूं आपको यहाँ पे, चलेगा क्या? वो क्वेश्चन लिखेंगे और मैं वेट करता हूं आपको आपके आंसर का। आपको आया तो बहुत अच्छा है, नहीं आया तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही। चलेगा? आप ट्राई तो कर ही सकते हैं ना बच्चों। चलो समझो, यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 5000, 10,000। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है बोलो? 5000 एंड 10,000। एंड साथ साथ में दिया है इधर मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या दिया है बोलो? मेंटेनेंस कॉस्ट। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 5000 एंड 10,000 है, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट दिया है साथ में। और वो मेंटेनेंस कॉस्ट है समझो 2 लाख। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? एंड 2,25,800, 2,25,800
800। क्वेश्चन समझा आपको ये? अच्छा मुझे बताओ ये मेंटेनेंस कॉस्ट फिक्स्ड है क्या? अच्छा वेरिएबल है क्या? अच्छा वेरिएबल होता तो सीधा सीधा वो पर यूनिट से सामने वाला 4 लाख हो जाता, मतलब 2 लाख डिवाइड बाय 5,000 का आंसर जो है इंटू 10,000 करते आप तो सीधा सीधा सामने वाला 4 लाख हो जाता ना, मतलब सेम प्रोपोर्शन में बढ़ जाता। मतलब ये क्या है? सेमी वेरिएबल। समझा क्या? क्वेश्चन है मेरा, सेग्रीगेट दी कॉस्ट, सेग्रीगेट दी कॉस्ट बाय 1 2, पहला साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड एंड दूसरा लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। करोगे बच्चों सॉल्व ये? चलो ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में स्टेट 5 मार्क के लिए आ सकता है बच्चों। समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? सेग्रीगेट द कॉस्ट बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। ये कोई टाइम पास क्वेश्चन नहीं है बच्चों, समझ रहा है क्या? फर्स्ट चैप्टर का पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है ये, ठीक है? साथ में सॉल्व करेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करते हैं अपन साथ में, चलेगा क्या? ओके ऐसे लिखते हैं, लेट फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, लेट फिक्स्ड मेंटेनेंस, अच्छा वो मेंटेनेंस कॉस्ट रहने दो, डिस्ट्रीब्यूशन रहने दो या कुछ, हम कोई जजमेंट से नहीं जाएंगे कि ये फिक्स्ड ही रहता है ये वेरिएबल ही रहता है, जो दिया है उसको हम नंबर्स के बेस पे जज करने का। समझ आया क्या आपको ये? तो बोलो लेट फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट बी रुपी एफ, चलता है क्या? अब हम एफ एंड वी लेंगे, अब हम कोई बोलेगा नहीं सर मैं ए बी लूंगा एक्स वाई लूंगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? हम एफ एंड वी लेंगे ताकि थोड़ा अपने भी दिमाग में रहता है, एफ मतलब फिक्स्ड, वी मतलब वेरिएबल। समझता है क्या अपने को? लेट फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट बी एफ एंड वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट बी रुपी वी पर यूनिट। वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है मेरे भाई? बोलो रुपी वी पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट एफ है, वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट वी पर यूनिट है। अब चलो सब लोग ध्यान दो बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ 5,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कितना था? 2 लाख। अच्छा ये 2 लाख के अंदर फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा? एफ, एंड वेरिएबल कितना रहेगा? 5,000 वी या सिर्फ वी? 5,000 वी, 5,000 पर यूनिट, 5,000 पर यूनिट इंटू, सॉरी 5,000 यूनिट्स इंटू वी पर यूनिट। समझ रहा है क्या? तो ये इक्वेशन 1 है। अच्छा ऐसा ही और एक इक्वेशन बनेगा क्या? बोलो क्या आएगा? 2,25,800 के अंदर फिक्स कितना है? एफ, एंड वेरिएबल कितना है? 10,000 वी। अब बताओ बच्चों ये दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, एफ एंड वी आ जाएगा, बात खत्म। यस और नो? तो बोलो अगर ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूंगा ना, तो चलो ये माइनस माइनस माइनस, तो एफ एंड माइनस एफ कैंसिल हुआ क्या? तो इज इट -25,800 इज इक्वल टू -5,000 वी। डू यू एग्री? देयरफॉर वी इज इक्वल टू, बोलो रुपीज 5 पॉइंट कितना? 5.16 या 60? 5.16 पर यूनिट, सही है 5.16 पर यूनिट। अच्छा बताओ बच्चों ये 5.16 पर यूनिट है, क्या है बोलो? v का वैल्यू। अच्छा पुट द वैल्यू ऑफ v इन एनी ऑफ द इक्वेशन एंड कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ f? तो बोलो क्या आएगा? f इज इक्वल टू 2 lakhs इज इक्वल टू, हम बोलो क्या रहेगा? f प्लस 5,000 इंटू 5.16। तो 5,000 इंटू 5.16 का आंसर निकालो, जो भी आ रहा है वो 2 लाख से डिडक्ट करो और बोलो आंसर क्या है? 1,74,200। ये क्या है बोलो? फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट। अच्छा सुनो बच्चों, अभी इसके बाद में समझो उन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा होता, फाइंड द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 12,000 यूनिट्स, फाइंड द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 12,000 यूनिट्स। तो क्या करते हैं आप बोलो? 12,000 इंटू 5.16 प्लस 174,200। नहीं समझा आपको? जितने भी यूनिट्स दिए इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स तो ऐड होगा ही ना उसमें। तो आप मुझे बताओ, मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गया क्या? फिक्स कॉस्ट, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट मिला क्या? वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट मिला क्या? यस। तो सेग्रीगेशन हुआ क्या कॉस्ट का? यस। बट यही क्वेश्चन, अच्छा ये कौन से मेथड से सॉल्व किया बच्चों हमने? साइमल्टेनियस। बट यही, ये अभी यहां पे मैं लिख रहा हूं दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड, या इसी को दूसरा नाम क्या है? लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से हुआ ना मेरे भाई। यही अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड से सॉल्व करते तो क्या ना इसे डायरेक्ट अपने को पहले लाइन में ही वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है, वेरिएबल मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट। एंड देखो इसका फॉर्मूला में यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन
क्वांटिटी, जिसको डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्यू सुना रहेगा आपने, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, एग्जाम में ऐसे लिखने का पूरा लेकिन ना, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो बोलो चेंज इन कॉस्ट कितना है, चेंज इन कॉस्ट कितना है 25,800। अरे चेंज इन कॉस्ट समझता है कि आपको 2 लाख एंड 2,25,800, क्वेश्चन देखो ना वापस। एंड चेंज इन क्वांटिटी कितना है 5,000 एंड 10,000 का डिफरेंस कितना है 5,000 यूनिट्स, यस और नो। तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी करते ही डायरेक्ट आंसर क्या आया 5.16, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, यस और नो। एंड फिर कोई भी एक डेटा यूज करो यूजिंग डेटा ऑफ, चलो अपने पास डेटा कौन सा है 5,000 10,000 दोनों का है ना, कोई भी एक डेटा यूज करो। चलो 10,000 यूनिट्स का डेटा यूज करता हूं, किसका 10,000 यूनिट्स का डेटा यूज करते हैं। एंड आप बताओ फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहेगा तुम्हारे हिसाब से, फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट मुझे बताओ। 10,000 यूनिट्स का बच्चों टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना था 10,000 की करस्पॉन्डिंग 225,800, 225 बोलो 800, ये टोटल था, उसमें से 10,000 इंटू 5.16 ये वेरिएबल रहेगा कि नहीं, 10,000 इंटू 5.16 ये वेरिएबल रहेगा कि नहीं। तो करो ये 2,25,000 में से आप वो 51,600 डिडक्ट कर दो एंड बताओ कितना है आंसर 174,200। तो रुपीज 1,74,200 इज द फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट। अब बताओ बच्चों, अभी फटाफट याद करने अपने को समझता है क्या, तो आप बताओ ये मेथड याद आया क्या इससे, कौन सा मेथड है ये, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड कैसे यूज करते हैं याद आया क्या, कैसे यूज करते लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, बोलो चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। कॉस्ट कौन सा, जिसका भी सेग्रीगेशन कर रहे हो उसका चेंज, यस और नो। तो क्या सेग्रीगेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, मेंटेनेंस। तो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, आपको वेरिएबल पोर्शन मिल जाएगा उसका। फिर कोई भी 5,000 का 10,000 का कोई भी एक डेटा यूज करो एंड उसके नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड टोटल पता है अपने को, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट करो तो टोटल वेरिएबल मिल जाएगा। टोटल में से टोटल वेरिएबल डिडक्ट करो तो क्या मिलेगा फिक्स कॉस्ट, क्या मिल जाएगा फिक्स कॉस्ट। अंडरस्टूड और नॉट। तो ये लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड दोनों समझा क्या आप बताओ। ज्यादा क्या आप करेंगे इसके बाद में, वो समझता है कि आपको ये फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ कुछ और यूनिट्स देंगे। सेम इज एप्लीकेबल फॉर बजट ऑल्सो। जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते याद रहेगा, कभी समझो उन्होंने बोला 5,000 10,000 15,000 का बजट बनाओ, या कभी कभी ऐसे वो 50% 70% 80% का बजट बनाओ बोलते कि नहीं। एंड जो कॉस्ट देते हैं वो समझो उन्होंने दिया हुआ है कोई 2 लेवल का, बट तीसरा लेवल का कंप्लीट करने के लिए वी नीड सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट और नॉट। तो ये सेग्रीगेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कौन से मेथड से करते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। कौन से मेथड से करते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। तो ये 2 मेथड समझे बच्चों। अच्छा मुझे बताओ सेग्रीगेशन बाय ग्राफिकल मेथड याद है क्या आपको, सेग्रीगेशन बाय ग्राफिकल मेथड जस्ट थियरी क्वेश्चन है, आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं पूछेगा इसका। सेग्रीगेशन बाय, अब यही क्वेश्चन अपने को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता बच्चों, तो कैसे करते हैं आप बताओ। सेग्रीगेशन बाय ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स बताओ। टेक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स एक्सिस, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑन मतलब प्लॉट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स एक्सिस एंड अमाउंट दैट इज कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस। सही है बच्चों, समझता है क्या, ओके। उसके बाद में प्लॉट दी ऑब्जर्वेशंस ऑन ग्राफ, प्लॉट दी ऑब्जर्वेशंस ऑन बोलो ग्राफ। मेरे भाई आपको दिया हुआ है कि नहीं 5,000 यूनिट्स का कॉस्ट इतना है, तो 5,000 एक्स एक्सिस पे 2 लाख वाई एक्सिस पे, यू कैन प्लॉट द पॉइंट। फिर एक्स एक्सिस पे 10,000 कॉस्ट है, 10,000 यूनिट्स है, तो 2,25,800 कॉस्ट है, तो यू कैन प्लॉट दोस पॉइंट्स और नॉट। मतलब समझो ये तुम्हारा कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, तो ये 5,000 के लिए कितना, 10,000 के लिए कितना प्लॉट कर सकते कि नहीं हम लोग, समझता है कि आपको ये। देन इन दोनों को ज्वाइन एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने का, तो अब बताओ ये वाई एक्सिस को यहां पे कट करता है एंड वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है, मतलब ये फिक्स कॉस्ट है। क्यों फिक्स कॉस्ट है ये, अरे ये 0 यूनिट बनाए तो इतना कॉस्ट जा रहा है ना, एंड 0 यूनिट्स के लिए इतना कॉस्ट जा रहा है, मतलब वो फिक्स ही रहेगा ना, क्योंकि 0 यूनिट्स के अंदर कुछ वेरिएबल तो होता नहीं, यस और नो। तो अब बताओ क्या, प्लॉट द ऑब्जर्वेशंस ऑन ग्राफ एंड उसके बाद में ड्रॉ अ, बोलो स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते उसको, बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन। क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि यहां पे मैंने 2 ही पॉइंट लिए थे इसलिए वो स्ट्रेट लाइन आता है। कभी कभी क्या होता है 3-4 पॉइंट है जो स्ट्रेट लाइन में है ही नहीं, तो उनको हम एक बेस्ट फिट लाइन लेते हैं ना उनमें से पास होने वाला। ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन, करेक्ट और नॉट।
एंड यहां पे आता है द पॉइंट वेयर बेस्ट फिट लाइन विल कट बोलो एक्स एक्सिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। समझता है कि आपको ये बेस्ट फिट लाइन जो है वो जहां पे भी, सॉरी एक्स एक्सिस नहीं, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स कॉस्ट। एंड एक बार फिक्स कॉस्ट आ गया बच्चों तो कोई भी एक डेटा यूज करके यू कैन गेट द वेरिएबल कॉस्ट और नॉट। तो वेरिएबल कोई भी एक यूनिट्स का अपने पास डेटा है तो वेरिएबल कॉस्ट आने के लिए टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करो, यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट आया तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो मिल ही जाएगा ना आपको, यस और नो। सीधा सीधा जो भी वेरिएबल कॉस्ट आया नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइड करो, यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो तीन मेथड समझे क्या अभी तक, बताओ आपको कौन से तीन मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का कोई प्रैक्टिकल तुम्हारे इसमें नहीं है, समझता है कि आपको ये जो भी है थ्योरी। तो बताओ ग्राफिकल मेथड से हाउ डू यू सेग्रीगेट द कॉस्ट, हाँ बोलो। टेक वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑन एक्स एक्सिस, कॉस्ट ऑन अमाउंट ऑन वाई एक्सिस, प्लॉट वेरियस ऑब्जर्वेशंस, ड्रॉ अ बेस्ट फिट लाइन, द पॉइंट वेयर बेस्ट फिट लाइन विल इंटरसेक्ट विथ वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट फिक्स कॉस्ट। कोई भी एक लेवल के टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करो, वेरिएबल कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आया नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइड करो, यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यू विल गेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एंड लास्ट मेथड कौन सा है बोलो, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट। आप लोग नहीं सर और एक मेथड है ट्रायल एंड एरर मेथड, उसका कुछ तो डिस्कशन अपने को करना है क्या, नहीं, वो तो सीधा सीधा मैनेजमेंट जजमेंट यूज करेगा ना अपना। हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड याद है कि आपको ये कैसे सॉल्व करते हैं, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। ओके मैं लिखे दूं स्टेप वाइज बच्चों। हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड में क्या होता है बच्चों, एट हाईएस्ट वॉल्यूम एंड एट लोएस्ट वॉल्यूम, एट हाईएस्ट वॉल्यूम एंड एट लोएस्ट वॉल्यूम आपको टोटल कॉस्ट दिया रहता है एंड टोटल सेल दिया रहता है, टोटल कॉस्ट दिया रहता है एंड टोटल सेल दिया रहता है। समझता है कि आपको ये टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल। तो क्या फाइंड करने का, ओके फाइंड डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, डिफरेंस इन बोलो टोटल कॉस्ट एट बोलो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वॉल्यूम। समझता है कि आपको ये, देन फाइंड डिफरेंस इन सेल्स, फाइंड डिफरेंस इन बोलो सेल्स एट क्या बोलो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वॉल्यूम, डिफरेंस इन सेल एट हाईएस्ट एंड लोएस्ट वॉल्यूम। मतलब दो नंबर आ गए आपके सामने, डिफरेंस इन कॉस्ट एंड डिफरेंस इन सेल्स। एंड उसके बाद में सीधा सीधा ये डिफरेंस लेके हम एक रेशो लाते हैं, जिस रेशो को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। याद है क्या आपको, क्या बोलो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ, डिफरेंस इन बोलो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स। ये जो ऊपर का डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। समझ रहा है कि आपको ये, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आ गया, समझता है कि आपको ये, यस और नो। एंड फिर बच्चों क्या करने का, समझता है क्या मेरे भाई। अब बताओ आपके पास या तो हाईएस्ट पॉइंट का या लोएस्ट पॉइंट का डेटा रहेगा ना, क्या क्या डेटा है बोलो, उसका टोटल कॉस्ट एंड सेल्स है, तो सेल्स उठाओ, क्या उठाने का बोलो, सेल्स, एंड सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करने का, सेल्स इंटू क्या करने का बोलो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करते ही आपको क्या मिल जाएगा बताओ, वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिल जाएगा, अरे सेल्स, प्लीज अंडरस्टैंड ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज नेवर टू बी अप्लाइड ऑन कॉस्ट, इट इज टू बी अप्लाइड ऑन सेल्स। इवन इन मार्जिनल कॉस्टिंग हम पीवी रेशियो किस पे अप्लाई करते हैं, सेल्स पे। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो किस पे अप्लाई करते हैं, सेल्स पे। समझता है कि आपको ये। तो आप बताओ फिक्स कॉस्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करना है। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करना है, वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा कैसे, सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट। समझा क्या मुझे बताओ ये आराम से चलने देने का 10-15 लेक्चर में बताओगे ये सब, नहीं ना। तो टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स। तो क्या मिल जाएगा आपको बोलो, फिक्स कॉस्ट। एंड आप बताओ बच्चों कोई भी हाई पॉइंट का या लो पॉइंट का अपने को फिक्स कॉस्ट मिल गया, तो आप बताओ बच्चों वेरिएबल कॉस्ट मिलना कोई बड़ी बात है क्या, कैसे मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट बोलो, टोटल कॉस्ट में से आप फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करो, यस और नो। कोई भी जगह का फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा,
या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी मिल सकता है अपने को फिर, यस और नो? टफ है क्या बच्चों? तो हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, कुछ गया दिमाग में? एक क्वेश्चन दूं क्या हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड पे, आप सॉल्व करोगे क्या? ये ऊपर का क्वेश्चन समझा था कि आपको सेग्रीगेशन? चलो मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप, मैं खुद ही क्वेश्चन बना के देता हूँ आपको, आप सॉल्व करके मुझे आंसर देना बच्चों, चलेगा? नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, बट आप ट्राई किया करो। ओके, समझो मैं दे रहा हूं यहाँ पे टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स, लोएस्ट वॉल्यूम एंड सामने हाईएस्ट वॉल्यूम, लोएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट वॉल्यूम। तो समझो यहां पे है 80,000, and let's say 1,20,000, एंड सेल्स है समझो 2 lakhs, फाइव लैक्स। समझा बच्चों? ये डेटा हुआ है, क्वेश्चन इज सेग्रीगेट द कॉस्ट। क्या क्वेश्चन है बोलो? सेग्रीगेट द कॉस्ट। वेट करो आपके आंसर का। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आपको ये सॉल्व करना है मेरे भाई, टाइम पास करते नहीं बैठना है। टोटल कॉस्ट, टोटल अगेन ये क्वेश्चन 4-5 मार्क का पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है, समझ है? Yes, online students, I am waiting for your comments as well. Yes. बोलो बच्चों, आपको क्या मिलेगा? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला बताओ? चेंज इन टोटल कॉस्ट, मतलब डेल्टा टी सी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, डिवाइड बाय डेल्टा सेल्स इनटू 100। बोलो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है? 40,000। चेंज इन सेल्स कितना है? 3 lakhs इंटू 100, बोलो कितना परसेंट है ये? 13.33, मतलब 13 1/3%। 13.3333% मतलब 13 1/3% ना, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है। ओके, कोई भी एक डेटा यूज करो, हाईएस्ट पॉइंट का या लोएस्ट पॉइंट का, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजिंग डेटा ऑफ, बोलो कौन सा यूज करूं? लोएस्ट। यूजिंग डेटा ऑफ बोलो लोएस्ट वॉल्यूम। तो आप मुझे बताओ फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, सुन रहे हो क्या बच्चों? एक मिनट प्लीज। टोटल कॉस्ट माइनस क्या बोलो? वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट हम लाते कैसे हैं बोलो? सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अरे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करना है, एंड वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। सही है। बोलो लोएस्ट वॉल्यूम पे सेल कितना है बोलो? 2 lakhs। सॉरी, टोटल कॉस्ट कितना है बोलो? 80,000। 80,000 है, माइनस लोएस्ट वॉल्यूम पे सेल कितना है? 2 lakhs इंटू कितना परसेंट? 13.33333333%। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो बोलो 2 lakhs इंटू 13.333% कितना आता है बोलो? 26,667।
13.3333 पूरा ले लो कैलसियम, कितना आता है? 26,667 आएगा, 26,666.666 आएगा, बराबर है ना? तो आप बताओ 80,000 माइनस 26,667 आएगा ना, ये आएगा कि नहीं? तो क्या आंसर आ रहा है बताओ अभी? 53,333। 53,000 बोलो 333 इज द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 13 1/3% ऑफ सेल्स। मैंने ऑफ सेल्स कहां लिखा है देखो, चेक करो। 13 1/3% ऑफ सेल्स, जितना भी सेल हो रहा है वो सेल का 13 1/3% वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। इसलिए वो जो आंसर आता है वो उसके सामने ऑफ कॉस्ट ही नहीं होता है, क्या होता है? वो ऑफ सेल्स। समझ आया क्या आपको ये? अगर वो ऑफ सेल्स है वो आप लिखे ना बच्चों, आपका मिस्टेक होगा ही नहीं आगे, क्योंकि आपको उधर ही समझेगा कि वो परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है? सेल पे। वो परसेंटेज किस पे अप्लाई करना है? सेल पे, नॉट ऑन कॉस्ट। सेम मार्जिनल कॉस्टिंग में भी कंसेप्ट है ना मेरे भाई, सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट। एंड सेल्स इंटू पीवी रेशियो क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। याद रहेगा, सेल्स इंटू पीवी रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन, रहता है कि नहीं? चलो आपको ये मेथड समझा क्या बताओ? तो आप मुझे बताओ 3 मेथड का प्रैक्टिकल समझा क्या आपको? कौन से? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड एंड हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। बाकी के 2 मेथड का वैसे भी प्रैक्टिकल है ही नहीं। कौन से 2 मेथड है वो? ग्राफिकल मेथड, थियरी बताया मैंने, एंड लास्ट में जो मैनेजमेंट जजमेंट मेथड है उसमें तो कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं। समझ रहा है क्या आपको ये? यस और नो? तो आप मुझे बताओ विथ सेग्रीगेशन आपको समझा क्या? पक्का क्या बच्चों? तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ नेचर, राइट, फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल, एंड विथ सेग्रीगेशन आपको समझा गया। कम से कम ये कंसेप्ट पे मेरे रेगुलर बैच के 4 लेक्चर है, कम से कम 4 लेक्चर है। बट उसमें आपको लगता है कि नहीं सर फिर यहाँ पे आप कम पढ़ा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, यही पढ़ा है। बट उसमें मैं व्हाट इज लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड घंटा भर चलता है वही। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको उस वक्त भी लगता है कि सर फास्ट पढ़ा रहा है। उसमें भी कुछ लोग रहते जो बोलते सर फास्ट पढ़ा रहा है। आप समझ रहे हो क्या? बट ये कंसेप्ट इतना ही है मेरे भाई, आप समझ रहे हो इसको? आप मतलब आप इमेजिन करो रेगुलर बैच में हम कितना मसाला लगाते इसको, आप समझ रहे हो या नहीं? कितना इमेजिन करो इसको, कितना मसाला लगता है रेगुलर बैच में। समझ है? तो ये 5 मेथड समझे क्या आपको? कौन से 5 मेथड है? ग्राफिकल मेथड, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड, एंड लास्ट इज ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट्स। तो बोलो कौन से ऑन द बेस ऑफ एलिमेंट कॉस्ट के 2 टाइप कौन से? 3 टाइप कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो शायद आपको याद रहेगा मटेरियल कॉस्ट को वापस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। कौन से 2 पार्ट बोलो? डायरेक्ट मटेरियल एंड दूसरा कौन सा? इनडायरेक्ट मटेरियल। ये किसकी बात कर चल रही है, समझ रहा है कि आपको? टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। उसमें पहला कौन सा है? मटेरियल। बट उसको फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। एंड फिर दूसरा कौन सा? लेबर। तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं वापस। कौन सा बोलो? डायरेक्ट लेबर, लेबर या एम्प्लॉय जो बोलना है बोलो, एंड बोलो इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर समझता है क्या? अच्छा, ये जो अपना कॉस्टिंग का ईओबी चल रहा है उसमें कैन आई से विनोद रेड्डी इज द डायरेक्ट लेबर? यस, बिकॉज आई एम डायरेक्टली टेकिंग द बैच। अरे एक्सपर्ट के एंगल से मुझे जो पेमेंट कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हुआ ना। बट अब बताओ, यहाँ पे क्लासरूम का सेटअप करता है, कोई कैमरा लगाता है, कोई झाड़ू मारता है, कोई प्रोजेक्टर ठीक करता है, वो भी तो वर्कर है ना। वो कौन है? इनडायरेक्ट वर्कर है, इनडायरेक्ट लेबर है वो। एंड लास्ट में कौन सा बोलो? एक्सपेंसेस। वापस उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन सा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड बोलो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझता है क्या बच्चों? तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों का टोटल अगर हम करें तो ये तीनों के टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट। एंड इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के टोटल को क्या बोलते हैं? ओवरहेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एंड ऑब्वियसली प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट वही होता है हमारा टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। बट ये जो ओवरहेड का क्लासिफिकेशन है ना बच्चों, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन है। कौन सा? एलिमेंट वाइज। बट हम कॉस्ट शीट में ना ओवरहेड का फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फंक्शन वाइज। कॉस्ट शीट यूजेस बोलो फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। वापस बताओ, कॉस्ट शीट यूजेस फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। बट ये क्लासिफिकेशन कौन सा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन, समझ रहा है क्या? तो अब चलो यहां तक पहुंचे ही हम लोग। तो ऑब्वियसली मैंने आपको बोला था फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है अपना इंट्रोडक्शन प्लस कॉस्ट शीट, समझ रहा है क्या आपको ये? तो इसी के साथ में अपन कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखेंगे, और बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप जानते हो सब, टाइम पास का काम नहीं है वो, समझ आया ना आपको? तो अपने को दिमाग में एकदम छपा हुआ चाहिए फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट माय फ्रेंड्स, समझ आएगा आपको? तो आप साथ में मेरे लिखने वाले हो। देखो मेरे भाई, मैं आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, अब बताया था, अभी वापस बता रहा हूं, कॉस्टिंग में सबसे बड़ी गलती है पढ़ के बस करना, समझ आएगा अपने को? पढ़ के मतलब एग्जाम में जाने के बाद ब्लैंक ही होना है आपको बस, और कोई दूसरा वे आउट नहीं है, समझ आए क्या? बस मैं सब कुछ पढ़ के गया, सेम क्वेश्चन अपने पढ़े और आपने खुद सॉल्व किए, इसमें बहुत डिफरेंस रहता है, समझ आएगा अपने को? कई बार अपने को क्या लगता रहता है कि अपने को ही आएगा, अपने को आएगा पढ़ के, बट वो आएगा या नहीं आएगा ये चेक तो होना चाहिए ना मेरे भाई, समझता है क्या? एंड ऐसा अपने को लगता है कि नहीं सर, मैं जो पढ़ रहा था मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे वो आ रहा था, समझता है क्या? मैं आपको रेगुलर बैच में एग्जांपल बताया था कि कई सारे लोग ऐसे, आपको राष्ट्रगीत आता है क्या इंडिया का? जन गण मन पूरा याद है क्या? एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें पूछा भाई राष्ट्रगीत आता है क्या आपको? सब लोगों ने बोला हाँ भाई आता है, बचपन में स्कूल से गा रहे हैं हम लोग, समझ रहा है क्या? एक्चुअल में कुछ लोगों को पूछा चल भाई गा तू, कोई 2 लाइन के बाद अटक रहा है, कोई 5 लाइन के बाद अटक रहा है, कोई 15 लाइन के बाद अटक रहा है, समझ रहा है क्या? पर इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोले थे सब आता है? एक्चुअली उनको आता है, लेकिन कब? सब साथ में गा रहे, तब सब साथ में गा रहे तो उनको लगता भी नहीं कि मुझे आता नहीं करके, उसको लग रहा है हाँ मुझे आ रहा है भाई, जन गण मन अधिनायक। उसके बाद में कहा भाई पंजाब पहले या सिंधु पहले या गुजरात पहले, महाराष्ट्र किधर है? समझ, दिस नॉट इंसल्ट टू दिस, समझ रहा है क्या आपको? बट लोगों को पता नहीं है मेरे भाई, समझ रहा है क्या? गणपति में लोगों को लगता है कि सुख करता दुख करता, मुझे सब याद आता है। कब आता है? जब साथ में गा रहे तुमको सब आता है, इंडिविजुअली करो। सुख करता की बात में क्या है भाई, समझ रहा है क्या? ये अगर आप लिखोगे तो समझेगा ना आपको कितना आता है, समझता है क्या? ओके एनीवे चलो अपन इसके बाद में देखेंगे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। क्या देखने वाले? फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। तो लिखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये भी अपन एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहे कि मैं खुद भी लिख रहा हूं ना बच्चों, क्योंकि कॉस्टिंग और अपन सिर्फ पढ़ेंगे कुछ लिखेंगे नहीं, ये दोनों का कोई संबंध ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ बोलो कॉस्ट शीट। तो जनरली हम कॉस्ट शीट में जो भी पर्टिकुलर्स लिखते हैं उसके बाद में 2 कॉलम बनाते हैं, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम, कभी कभी 3 भी बनाते हैं, इनर कॉलम आउटर कॉलम और लास्ट में पर यूनिट का कॉलम, या कभी पहले पर यूनिट का कॉलम, जब जैसे करना है करो, बट हम 2 कॉलम बनाने के चांसेस है। यहां पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसलिए एक ही कॉलम बनाता हूं, समझ रहा है कि आपको ये? अदरवाइज तुम 2 कॉलम बना सकते हो, समझ रहा है क्या? क्योंकि अब मैं यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखूंगा, बस डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड 1 नंबर लिखूंगा, बट रियल लाइफ में तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर नीचे रह सकता है ना, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, फैक्ट्री इंजीनियर सैलरी, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री रिपेयर्स एंड अपकीप, समझ रहा है क्या आपको? फैक्ट्री रेंट, समझ रहा है क्या आपको? यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐसे लिख दूंगा, समझ रहा है क्या आपको ये? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट जो अपने को इधर आज के आज इधर ही याद हो जाना चाहिए बच्चों, इतना कुछ ऐसा बड़ा फॉर्मेट नहीं है, आप भी जानते हो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट करें क्या हम लोग याद? ओके चलेगा? अभी के भी यहां पे फिनिश कर देने का याद करके क्या, या पेंडिंग रखेंगे? नहीं ना? हाँ चलो बोलो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में समझो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट लिख दिया मैंने, अमाउंट के यहां पे मैं भले ही 1 कॉलम लिख रहा हूं, रियल लाइफ में 2-3 कॉलम रह सकते हैं, समझता है क्या? पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हाँ चलो बोलो क्या लिखो अभी? ए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स। अब जनरली हम ये इनर कॉलम को लिखते हैं, समझता है क्या? अब मैं यहां पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, समझ रहा है क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चलो सामने में x लिख देता हूं जस्ट, समझ रहा है क्या आपको ये? प्लस, प्लस क्या होता है बोलो? परचेस एंड परचेस एक्सपेंडिचर, सिर्फ परचेस नहीं, परचेस एंड परचेस एक्सपेंडिचर। तो परचेस एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? फ्रेट, ऑक्ट्राय, कैरेज इनवर्ड्स, समझता है क्या? इंश्योरेंस, पैकिंग, सब आता है कि नहीं इसमें? ओके बट पैकिंग के लिए अब आईसीआई ने, समझ रहा है क्या, थोड़ा एक उस पैकिंग के लिए जगह अलग दी है उन्होंने, समझ रहा है क्या? बट ट्रेडिशनली प्राइमरी पैकिंग यहीं पे ऐड होता था, आप समझ रहे हो क्या? बट चलो अभी उसका क्या कहां पे आता है वो मैं बताऊंगा आपको। यहां तक समझा है कि आपको? इन शॉर्ट क्या होता है बच्चों, आपने मटेरियल में लैंडेड कॉस्ट का कंसेप्ट सीखा है,
रॉ मटेरियल अपने कंपनी तक लाने तक जो जो खर्चा हो रहा है, दैट इज, समझ रहा है कि आपको ये, दैट इज इंक्लूडेड इन लैंडेड कॉस्ट। मेरे भाई ये समझो, ये लड़की सप्लायर है, मैं मेरे लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, तो मैं जो इसको पेमेंट कर रहा हूं वो तो इनवॉइस प्राइस है। बट मेरे भाई वो गुड्स मेरे कंपनी तक आते आते मुझे टोल देना पड़ता है, ऑक्ट्राय देना पड़ता है, कहीं एंट्री चार्जेस देना पड़ते हैं, करेक्ट है, हमाल के चार्जेस देने पड़ते हैं, राइट और नॉट। सिटी के अंदर घुसने के एंट्री चार्जेस रह सकते हैं, मेरा ट्रक मिलिट्री एरिया से पास होता है उसके चार्जेस देना पड़ता है, करेक्ट और नॉट। कहीं ट्रांजिट इंश्योरेंस किया हुआ है मैंने, उसको देना पड़ता है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस देना पड़ता है, ट्रक का हो सकता है कि कुछ हो गया तो मुझे बेयर करना पड़ता है खर्चा। समझता है कि आपको ये, तो ये परचेस एंड परचेस एक्सपेंडिचर, ये सब इसमें ऐड होगा, परचेस एंड परचेस एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? जैसे मैं जीएसटी पे कर रहा हूं सप्लायर को, आपने क्या बोलो, जीएसटी, तो जीएसटी भी इसमें इंक्लूड होता है क्या? होता है इंक्लूड। कब? अगर उस पे आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो। अब शायद देखो, मैं जब कॉस्टिंग का रेगुलर बैच चालू करता हूं तब उनको समझता भी नहीं है, बट अब तुमको समझना चाहिए। अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो यहां पे जीएसटी ऐड होता है, बट अगर उस पे आईटीसी अवेलेबल है तो जीएसटी ऐड नहीं होता। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, समझता है कि आईटीसी अवेलेबल है मतलब तुम्हारे लिए वो खर्चा है ही नहीं ना भाई, क्योंकि तुम जो पे कर रहे हो, समझ में आ रहा है, वो तुम्हारे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट तुम सेट ऑफ कर सकते हो, करेक्ट ना? मतलब तुम यहां पे जो पेएबल है पे कर रहे हो, बट तुम्हारी जो लाइबिलिटी है उसे वो कम कर रहे हो, मतलब एज वेल एज तुम्हें तो खर्चा लगा ही नहीं ना वो। यस और नो? मतलब जीएसटी ऐड होता है क्या? होता है। कब? इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। ऐड होता नहीं, होता है क्या? नहीं होता है, समझा क्या? इफ आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, जीएसटी ऐड होगा इधर कॉस्ट में, एंड इफ आईटीसी इज अवेलेबल, जीएसटी विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ लैंडेड कॉस्ट, इट विल नॉट बिकम द पार्ट ऑफ लैंडेड कॉस्ट। समझता है कि आपको ये? परचेस एंड परचेस एक्सपेंडिचर, देन लेस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप। अब आईसीआई ने वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा नहीं यहां पे, बट कभी कभी सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है, ये क्या है? सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप। बाकी आगे कुछ सेल ऑफ स्क्रैप, रेसिड्यू, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट ऐसा रहा तो वो बाद में ऐड होता है। समझता है क्या आप? यस और नो? ऑब्वियसली ये डिडक्ट होता है, बराबर ना बच्चों? मैं लिखते वक्त यहाँ पे समझ रहा है क्या? निगेटिव नंबर ऐसे लिखता हूं बाद में उधर। हाँ, फिर और क्या होता है यहाँ पे बोलो? लेस परचेस रिटर्न्स। हो सकता है कि मैंने कुछ रॉ मटेरियल बाय किया था, वो वापस दे दिया, वो भी तो डिडक्ट करना पड़ता है ना बच्चों? यस और नो? लेस, हाँ बोलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और क्या डिडक्ट करेंगे बोलो? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक यहां से हमने डिडक्ट कर दिया, तो इसके बाद में जो आएगा आंसर उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल सकते हो आप, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। अब यहां पे मैं एक्स एक्स लिख रहा हूं, समझ रहा है क्या बच्चों? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना एक्स एक्स से ऐड भी हुआ डिडक्ट भी हुआ तो भी एक्स एक्स कैसे रहेगा? बी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। अब यहां पे तो मैं सिर्फ डायरेक्ट लेबर ऐसे लिख रहा हूं, उसके अंदर और कुछ स्किल्ड अनस्किल्ड और कुछ रह सकता है, या कभी पेड अनपेड कुछ भी रह सकता है ना, पेड अनपेड भी रहा तो ऐड ही करते हैं हम लोग, बराबर है? डायरेक्ट लेबर। उसके बाद क्या बोलो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का और एक नाम है, क्या है वो बताओ? चार्जेबल एक्सपेंसेस। क्या बोला जाता है उसको? चार्जेबल एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या बच्चों? जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट है बट डायरेक्ट मटेरियल में या डायरेक्ट लेबर में जा नहीं सकता, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। समझा क्या? सुनो बच्चों एक मिनट, मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान दे रहे हो क्या? समझो मैं बाइक का रिपेयर करता हूं, बाइक का रिपेयर करता हूं, तो सुन रहे हो क्या मेरे भाई? तो उसमें एक इंडिकेटर यूज किया मैंने, वो तो डायरेक्ट मटेरियल है। एक इंजीनियर डायरेक्ट वो बाइक पे काम कर रहा है तो वो डायरेक्ट लेबर है। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? डायरेक्ट लेबर है वो। बट समझो कोई सुपरवाइजर है जो 10 बाइक को एट ए टाइम देखता है कि भाई कहां पे क्या चल रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। यस और नो? बट अब सुनो, वो बाइक का, सुन रहे हो क्या, कुछ काम करने के लिए मैं क्या करता हूं, वो मेरे पास होता नहीं, इसलिए मैं किसी को और दूसरे को काम देता हूं, सब कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। समझो ये लड़की का बाइक है एंड वो बाइक का कलर चेंज करना है, क्या करना है, एंड उसको मुझे स्प्रे पेंटिंग से कलर चेंज करना है। वो स्प्रे पेंटिंग मेरे पास होता ही नहीं, इसलिए मैंने स्प्रे पेंटिंग इससे करवा के लिया। सुन रहे हो क्या? एंड उसको मैंने 5,000 दिए। अब बताओ, ये लड़की का बाइक का सर्विसिंग मैं कर रहा हूं ना, ये लड़की को वो मालूम तो है क्या, उसका पता नहीं, तो मैंने उसको 5,000 पे किए कि नहीं, तो वो 5,000 में मेरे कॉस्ट शीट में डालूंगा ना, क्या बोल के? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाइक का वो स्पेसिफिक खर्चा है, जनरल खर्चा है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है मतलब डायरेक्ट, स्पेसिफिक है मतलब डायरेक्ट है ना। बताओ ये डायरेक्ट मटेरियल है क्या? नहीं। डायरेक्ट लेबर है क्या? नहीं, बट डायरेक्ट तो है। डायरेक्ट है बट मटेरियल नहीं है,
लेबर नहीं है, तो वो क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। वो क्या है? समझो मुझे, मैंने रॉयल्टी पे किया ऑन पर यूनिट बेसिस, रॉयल्टी पे किया ऑन, समझो मैं इंडिया में मोबाइल बेचता हूं, सुन रहे हो क्या? बट ये मोबाइल का डिजाइन जो है वो एक अमेरिका की कंपनी ने की है, एंड मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इंडिया में मैं जितने मोबाइल बेचूंगा पर यूनिट आपको 200 रुपए दूंगा, पर यूनिट 200 रुपए दूंगा। तो एक मोबाइल बेचा, मुझे उनको 200 रुपए देना है कि नहीं? अच्छा, वो 200 रुपए स्पेसिफिक कॉस्ट है कि नहीं? अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल है क्या? नहीं। डायरेक्ट लेबर है क्या? नहीं। बट डायरेक्ट कॉस्ट तो है, इसलिए इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो भी कॉस्ट डायरेक्ट है बट डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर नहीं है, इट कैन बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिया, तो इन तीनों के टोटल को हम क्या बोला करते हैं? बोलो, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। ब्रैकेट में लिखो ए प्लस बी प्लस सी, लिखिए क्या? इसे अपने को समझेगा ना, ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्या क्या ऐड हुआ यहां तक समझा क्या आपको ये? उसके बाद में ई क्या ऐड करते हैं? बोलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करते हैं मेरे भाई? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने ऐड कर दिए, तो अब बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिया, तो ये डी प्लस ई क्या आएगा? तुम ही बताओ। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। डी प्लस ई क्या आएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, या उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। फॉर्मेट बच्चों अभी के अभी यहां पे ही खत्म करना है, पेंडिंग नहीं रखना है कुछ। समझ है क्या? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचे क्या? बताओ आप मुझे। इज इट डी प्लस ई? डी प्लस ई समझ रहा है क्या? उसके बाद बताओ जी, हाँ क्या लिखो आप बताओ? एड ओपनिंग, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, या ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बोलते हैं उसको, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस, तो ये एड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होगा, लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी होगा, एंड ये एड लेस, ये इनर कॉलम को लिख के आउटर कॉलम को एक नंबर लेते, बराबर है कि नहीं? एंड एच, इससे क्या आएगा? बोलो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या उसको बोलते हैं नेक्स्ट नेट वर्क्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं? नेट वर्क्स कॉस्ट। टेल मी, इज इट एफ प्लस जी? इज इट एफ प्लस जी? लिखते हो तो प्लस ही लिखेंगे, बट वो नंबर निगेटिव भी रह सकता है, समझता है क्या? अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी निगेटिव ज्यादा रहेगा तो आउटर कॉलम को निगेटिव नंबर भी आ सकता है। यस और नो? चलो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए, अब क्या ऐड करना है? बोलो, बस यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या? नहीं। अब क्या ऐड करना है? ऐड पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। बट इससे भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हाँ बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, बोलो, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जनरल रहा तो वो बाद में ऐड होता है, कॉस्ट ऑफ सीओजीएस के बाद में ऐड होता है वो, जनरल रहा तो। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट रहा तो फिर हमें एजम्पशन करना पड़ता है कि इट इज एज्यूम दैट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तुम्हारा एजम्पशन चेंज होगा तो आंसर भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंगली। समझता है क्या आपको ये? तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, समझता है क्या? एंड एड, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंस्टीट्यूट ने चेंज किया हुआ है ये फॉर्मेट, और वो है प्राइमरी पैकिंग। जो पहले ट्रेडिशनली पिछले 25-30 साल से ये प्राइमरी पैकिंग डायरेक्ट ऊपर था, कहां पे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस प्राइमरी पैकिंग, समझता है क्या? प्लस परचेस प्लस प्राइमरी पैकिंग, समझता है क्या? अभी भी इंस्टीट्यूट के कुछ आंसर्स में उन्होंने प्राइमरी पैकिंग ऊपर ही रखा, क्योंकि चेंज तो कर लिया बट उन्होंने आंसर चेंज नहीं किया अकॉर्डिंगली। समझता है क्या? अभी भी कुछ जगह पे मिलेगा, बट अभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्राइमरी पैकिंग यहां पे बच्चों। तो आई विल एडवाइज यू टू कीप प्राइमरी पैकिंग ओवर हियर ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्राइमरी पैकिंग, ओके। तो प्राइमरी पैकिंग ऐड हो गया, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट ऐड हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऐड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड हो गए। तो ये एच एंड आई दोनों ऐड करने के बाद में, और सुनो बच्चों, यहां से और एक चीज डिडक्ट हो सकती है, वो है सेल ऑफ, बोलो, स्क्रैप। रॉ मटेरियल स्क्रैप नहीं, कोई तुम्हारा प्रोडक्शन करते करते फैक्ट्री में कुछ स्क्रैप जमा हुआ है, या रेसिड्यू रहता है कि नहीं कुछ उधर, या बाय प्रोडक्ट्स, हो सकता है कि तुम्हारा मेन प्रोडक्ट बनाते बनाते कोई बाय प्रोडक्ट बन गया है, तो इतना पैसा तो रिकवर हुआ ना तुम्हारा। अरे इतना पैसा रिकवर हुआ ना, इतना पैसा वापस आया कि नहीं तुम्हारा, तो कॉस्ट में से कम कर दिया ना, मतलब वो। यस और नो? तो बताओ, ये सब डिडक्ट होने के बाद में जो नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ बोलो, एच प्लस आई को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते कि नहीं बच्चों? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। In short, you can say this is cost of production of goods produced. Cost of production of
गुड्स प्रोड्यूस। आपको लग रहा है सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, वो तो ऑब्वियसली गुड्स प्रोड्यूस है। बट सुनो, जे के बाद में यहां पे लिख रहा हूं मैं के, यहां पे आएगा एड, हाँ बोलो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, हाँ बोलो क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। समझ आया क्या आपको ये, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ऐसा करने के बाद में जो आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो COGS। मतलब ये क्या है बोलो, COGS का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बट गुड्स प्रोड्यूस का नहीं, गुड्स सोल्ड का। तो ऊपर का भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बट ऊपर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, दिस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड है। मतलब ऐसा मत समझो कि ये कोई अलग कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है मेरे भाई, बट किसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलो, जो यूनिट सेल किए उसका। यस और नो, क्योंकि जो स्टॉक में है वो तो डिडक्ट कर दिया ना मेरे भाई। ऐसा भी हो सकता है कुछ गुड्स प्रोड्यूस किए बट अभी तक बेचे नहीं, तो वो COGS में नहीं आएगा ना फिर। यस और नो, दिस इज COGS। COGS का फुल फॉर्म क्या है बोलो, इवन दो आप लिखते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकते हो, बट तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। समझा क्या? एंड अब बताओ M, अब इसमें क्या ऐड करना बाकी है, बोलो ऐड, हाँ बोलो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमा बोलो सेलिंग, कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमा मार्केटिंग ओवरहेड्स। समझ है क्या बच्चों इसको? अब बताओ ये सब ऐड करने के बाद में, मतलब ये सब एक्चुअली मैंने तो एक ही हेडिंग में लिख दिया यहाँ पे, रियल लाइफ में तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये अलग अलग भी कर सकते हो आप वहां पे। तो आप बताओ ये ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स। इज इट L प्लस M माई फ्रेंड्स, L प्लस M। तुम चाहो तो यहाँ पे फॉर्मेट फिनिश भी कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंच गए। एंड अगर आपने को सेल्स दिया रहेगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज प्रॉफिट और लॉस। यस और नो? प्रॉफिट उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आपने को ऐड जाना ही है तो यहाँ पे O लिख देता हूं मैं, सेल्स। क्या लिख रहा हूं बच्चों? O बोलो सेल्स। तो सेल्स लिख दिया, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? सेल्स, सेल्स लिखा आपने यहां पे, तो बोलो सेल्स लिखा यहां पे। तो आप मुझे बताओ O माइनस N मतलब क्या रहेगा, क्या रहेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या रहता है उसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज O माइनस N। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? एंड तुम्हें नेट प्रॉफिट तक जाना है तो तुम इसमें से तुम इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स वगैरह डिडक्ट करके यू कैन गेट द नेट प्रॉफिट। समझ रहा है क्या? बट आपको शायद पता रहेगा कि इंटरेस्ट वो कॉस्ट शीट में ऐड होना नहीं चाहिए, फिर भी अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आगे जाना है तो यू कैन डिडक्ट इंटरेस्ट एंड ऑल। समझता है कि आपको ये? यस और नो? तो आप मुझे बताओ बच्चों, ये फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट याद रहेगा क्या? तो यहाँ पे लेटेस्ट MNOPQ, यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह मैंने लिख दिया, तो मैंने एक्चुअल में कॉस्ट शीट में ऐड किया या नहीं किया उसमें? ये अलग पार्ट है कॉस्ट शीट का। समझता है कि आपको ये? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब डिडक्ट कर सकते हैं यहां से। यस और नो? एंड उसके बाद में ये लेस होगा ऑब्वियसली। समझता है कि आपको ये? एंड R, इससे बाद में क्या आएगा बोलो? नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा इससे आपको? बोलो नेट प्रॉफिट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। कुछ गया दिमाग में बच्चों? एक बार वापस पढ़ो और दिमाग में फिट कर दो मेरे भाई ये फॉर्मेट। अब एक फॉर्मेट पे अपने को डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, या हो सकता है कि इसमें MCQ में कहीं पे पूछेंगे, वो बीच में कोई तो बीच का एक आधा पोर्शन MCQ में पूछ सकते हैं कि नहीं हो? एक बार वापस पढ़ो, पूरा फॉर्मेट दिमाग में रहना चाहिए बच्चों, कंफ्यूजन नहीं चाहिए कुछ भी। चलो एक बार मैं बताऊँ क्या करेंगे रिवाइज? आंसर दो मुझे प्लीज, मेरे पास देखो और आंसर दो। बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस एंड परचेस एक्सपेंडिचर लेस सेल ऑफ रॉ मटेरियल स्क्रैप लेस परचेस रिटर्न्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP इज इक्वल टू नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। याद है क्या आपको ये? हाँ बोलो प्राइमरी पैकिंग लेस क्रेडिट फॉर रिकवरी, लेस उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट फॉर रिकवरी। रिकवरी मतलब कुछ पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है? सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट से आ रहा है, सेल ऑफ स्क्रैप से आ रहा है, रेसिड्यू बेच के आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट फॉर रिकवरी। एक ही वर्ड में बताना है तो क्या? लेस क्रेडिट फॉर रिकवरी इज इक्वल टू क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड
प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस selling, distribution, marketing and general administration overheads is equal to cost of sales, and cost of sales and sales का difference is operating profit or loss, operating profit or loss less अगर interest on borrowed funds, interest on capital और कुछ डिडक्ट कर दिया, financial charges डिडक्ट कर दिए, तो you can get net profit, you can get बोलो net profit. याद रहेगा क्या बच्चों? okay, one more question जो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, items not included in cost sheet. याद है क्या आपको? ये ऐसे कुछ आइटम्स है जो कॉस्ट शीट में हम इंक्लूड नहीं करते, समझता है क्या? बट समटाइम्स दे कैन बी कंसीडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, दिस कैन बी कंसीडर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग. तो बोलो आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट में बोलो क्या क्या है? हाँ पहला बोलो ओके, अबनॉर्मल आइटम्स. कौन से आइटम्स? अबनॉर्मल आइटम्स. समझता है क्या आपको? कोई अबनॉर्मल कॉस्ट सुन रहे हो क्या? समझो हम अपना रॉ मटेरियल लेके आ रहे थे, ट्रक का एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ने उड़ा दिया किसी को एंड उसको कंपेंसेशन देना पड़ा अपना 10 करोड़ रुपए. अब बता मैं कॉस्ट शीट में 10 करोड़ डाल दूं, इधर मैं 5 कैलकुलेटर बना रहा हूं, तो पता चला एक कैलकुलेटर 2.5 करोड़ को है सेलिंग प्राइस. फिर समझ रहा है क्या आपको? ये क्यों ऐसे हुआ? समझ रहा है क्या? अबनॉर्मल आइटम्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट. समझ रहा है क्या? दैट शुड बी डायरेक्टली डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L, दैट शुड बी डायरेक्ट डेबिटेड टू. सुनो बच्चों, सिंपल लॉजिक अच्छे से समझो. मुझे बताओ ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है ना, ये जाके कॉस्टिंग P&L को डेबिट होता है ये बाद में? अरे सुना करो मेरे भाई अच्छे से कंसेप्ट, ये कॉस्ट हर चीज का कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग P&L को जाके डेबिट होता है. मतलब ये जो प्रोडक्ट, ये जो कॉस्ट शीट में जा रहा है ना बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन रहा है, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बन रहा है इसलिए कॉस्टिंग P&L के डेबिट में जा रहा है. बट जो अबनॉर्मल खर्चा होता है ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं बनेगा कभी, बट कॉस्टिंग P&L में डेबिट होगा. नहीं समझा आपको? मतलब अबनॉर्मल आइटम जो है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाएंगे नहीं, बट कंपनी का प्रॉफिट जरूर कम करेंगे. नहीं समझा आपको? आर यू गेटिंग दिस? मतलब समझो आपने ट्रक ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर लिया, खर्चा आया 50 लाख रुपए. कितना? 50 लाख में कॉस्ट शीट में नहीं डालूंगा, मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बना ही नहीं, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बना ही नहीं, बट वो मैं 50 लाख डायरेक्ट P&L को डेबिट मारूंगा, कॉस्टिंग P&L को, तो इससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ, बट किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा नहीं. मतलब abnormal items will not increase the cost of production, but they will reduce the profit, they will reduce the profit, as those are directly debited to costing P&L, as those are directly debited to costing P&L. So abnormal items are not included in cost sheet. Next, items purely financial in nature. Items purely बोलो फाइनेंशियल इन नेचर. जो आइटम्स प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं वो कॉस्ट शीट में ऐड नहीं होते, लाइक इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सब भाई फाइनेंशियल आइटम्स है. यस और नो? तुम अपना अपना देख लेना. ये कॉस्ट शीट को बोलता है कि भाई ये फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाने दो, इसलिए तो अपने को कॉस्ट अकाउंट्स एंड का प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट अलग अलग रहता है. उसमें रिकंसिलेशन भी बनाते हैं हम लोग, बनाते कि नहीं? Okay, items purely financial in nature are not included in cost sheet. Okay, उसके बाद में opportunity cost is not included in cost sheet, can be used for decision making. समझ आया क्या आपको ये? उसके बाद में capital expenditure is not included in cost sheet. अरे हमने कोई एसेट बाय कर लिया 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ डेबिट करते हैं हम लोग या 2 करोड़ पे डेप्रिसिएशन डालते हैं? डेप्रिसिएशन. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन नॉट कम इन कॉस्ट शीट. समझ आया क्या आपको ये? और क्या नहीं आता है कॉस्ट शीट में बोलो? इतना ही है क्या? अबनॉर्मल आइटम हो गया, आइटम्स प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसके बाद में आता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सुना है क्या कभी आपने? कौन सा बोलो? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. एग्जांपल बताओ इसका एक आधा. डिविडेंड डिक्लेयर्ड, इनकम टैक्स पेड. समझता है क्या आपको ये? अच्छा मुझे बताओ, इनकम टैक्स पेड बाय द कंपनी कॉस्ट शीट में डेबिट होता है क्या? नहीं. क्यों नहीं होता है? अरे प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से इनकम टैक्स दिया ना. अब प्रॉफिट का क्या कर रहे हो? कॉस्ट शीट को क्या लेना देना? कॉस्ट शीट प्रॉफिट तक ही लाता है आपको. यस और नो? इनकम टैक्स प्रॉफिट था इसलिए इनकम टैक्स आया ना. तो इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट. तो इट इज लाइक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये, इसलिए इट विल नॉट कम इन कॉस्ट शीट. एंड पेनल्टीज, फाइन. समझता है क्या आपको ये? पेनल्टीज कॉमा बोलो फाइन्स will not come in cost sheet. समझता है क्या आपको ये?
अब नॉर्मल आइटम्स में कभी कभी ऐसे भी आइटम्स रहते हैं जो अपन क्या करते हैं, कभी कभी सुन रहे हो क्या मेरे भाई, जस्ट आप सबको जानते हैं कि ना भाई इनकम टैक्स है, लॉ है, बट लोगों को कुछ बहुत पसंद नहीं रहता इनकम टैक्स पे करने में, तो लोग कभी कभी हम लोग एक अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर भी जानबूझ के डेबिट मारते हैं ना, यस और नो, अब लगता है ठीक है भाई टैक्स कम हो रहा है, अच्छा ये करेक्ट और नॉट, बट आप बताओ वो अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर तुमने डेबिट मार के रखा है, इनकम फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो करना है करो, बट कॉस्ट अकाउंट्स में भी तुमने वो कर दिया, तो आप बताओ इससे तुम्हारा कॉस्ट बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस भी बढ़ रहा है, एंड अगर उसमें अनरीजनेबल खर्चा तुमने डेबिट करके रखा है तो सेलिंग प्राइस नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, एंड सेलिंग प्राइस इन कॉम्पिटिटिव है तो कस्टमर ही तुमको मार्केट से बाहर निकाल देगी, यस और नो, तो abnormal आइटम शुड नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझता है क्या आपको ये, सो दीज आर द आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, दीज आर द आइटम्स बोलो नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, कौन से बोलो, abnormal आइटम्स, आइटम्स प्योरली फाइनेंशियल इन नेचर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, capital expenditure, appropriation of profits, and next penalties, fines, etc. will not be included in cost sheet. याद रहने का चांस है बच्चों, तो चलो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अच्छे से देखो, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट ये भी अच्छे से देख के रखो, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट ये भी अच्छे से देख के रखो। यस हो गया बच्चों, तो कल के लेक्चर आने के पहले ही कॉस्ट शीट का फॉर्मेट याद रहेगा सबको, कल हम कॉस्ट शीट पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चलेगा। अब एक काम करो, आप जाओ एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 92 पे, चल सकता है ना बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन का सीक्वेंस मैंने आगे पीछे कैसे भी कर लिया तो अल्टीमेटली ये पूरा बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा, चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 92 पे जाओ डायरेक्टली, पेज नंबर बोलने की जरूरत नहीं, मैंने वहां पे प्रिंटेड भी नहीं है, आप क्वेश्चन में कौन सा बोल रहा हूँ उस पर समझ में आ जाएगा ना आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 92 पे जाओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 92, और आप क्वेश्चन देखो और बताओ मुझे कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, ऐसे समझो कि 4 मार्क का एग्जाम क्वेश्चन है, कौन सा मेथड यूज करना है देख के बताओ आराम से, गड़बड़ कुछ है नहीं अपने को। क्वेश्चन नंबर 92 कौन सा मेथड यूज करना है, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट, मैंने कभी कभी ज़्यादा भी जगह छोड़ी है तो बाद में भी अपने को कुछ थ्योरी वगैरह लिखना है, कुछ स्पेस काम में आता है ना, अल्टीमेटली अपन ये ऐसा बुक बनाएंगे कि अपन एग्जाम के पहले दिन अपन इसको आराम से देख सकते है कि नहीं। हाँ चलो बोलो क्या क्वेश्चन बोला है उन्होंने, सेल्स एंड टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, उसके नीचे क्वेश्चन लिखो सेग्रीगेट द कॉस्ट, चलेगा क्या, क्वेश्चन क्या लिख रहे हो बोलो, सेग्रीगेट द कॉस्ट, उन्होंने हाईएस्ट वॉल्यूम लोएस्ट वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है, नीचे डिफरेंस भी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं डिफरेंस, खुद ही वो डिफरेंस दे रहे हैं ना मेरे भाई, चलो बोलो सेग्रीगेट द कॉस्ट, तो ऐसे लिख देते हैं। अब एग्जाम में अगर ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा ना, तो राइट डाउन लेट अस सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट, लेट अस सेग्रीगेट बोलो सेमी वेरिएबल कॉस्ट बाय बोलो हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड, ठीक है बच्चों। जस्ट मैं आपके लिए रिवीजन के लिए और एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर देखना रहेगा तो मैंने अभी जो बैच कंप्लीट किया था, अभी जस्ट जो सबसे रिसेंट May 24 के लिए बैच जो कंप्लीट किया है, उसका जो मैं क्लास में ऐसा एक पीडीएफ है 1000 पेज का, 1100 1050 पेजेस है कुछ, तो उसमें समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसका पूरा पीडीएफ ओके मैंने विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाला है, वो पीडीएफ का नाम है fullbook.nnc, fullbook.nnc, एनएनसी मतलब नो नोटबुक कंसेप्ट, fullbook.nnc, तो विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल पे जाने का, उसमें सब चैट ढूंढना नहीं पड़ता है, वो मिलता भी नहीं, बहुत सारे फोटो वोटो रहते हैं उसमें, फाइल्स में जाने का, कहाँ जाने का,
फाइल्स में, ऐसे विनोद रेड्डी पे उधर टेलीग्राम पे क्लिक करने का, फाइल्स पे क्लिक करने का, फिर सारे फाइल्स दिखते हैं। कुछ कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर वो मिल नहीं रहा है कि नहीं, आप वापस भेज दो ना मुझे। आजकल स्टूडेंट को सब कुछ रेडीमेड चाहिए, है कि नहीं, मतलब उसके मुंह में ऐसे कुछ अगर अपन ने खाने के लिए डाला, वो बोलेगा नहीं चबा, है कि नहीं, फिर बोला भाई चबा, है कि नहीं। आजकल वो स्टूडेंट मतलब, है कि नहीं, उसको क्या क्या रेडीमेड चाहिए पता नहीं। फ्यूचर में अगर यही आदत रहेगी तो और भी मुश्किल है कि नहीं। उसको बोलेगा नहीं है कि नहीं, तुम ही कर लो कुछ। लेट अस सेग्रीगेट द सेमी वेरिएबल कॉस्ट बाय कौन सा मेथड बोलो, हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड। तो हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट मेथड से अपने को क्या मिल जाएगा बोलो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। क्या मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो वो पूरा मैंने पूरा मतलब क्वेश्चन आंसर ऐसे ही मिलेगा ना आपको, ये जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ऐसे पूरे की पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पूरे कितने क्वेश्चन रहेंगे सोचो, 1000 पेज के ऊपर नोट से हो, समझ रहे हैं कि नहीं, सबके आंसर के साथ में वहां पे दिया हुआ है। तुम चाहो तो उसका प्रिंट आउट लेके रखो, तुम मतलब जस्ट यू कैन गो थ्रू दैट। आपको कभी भी लगा तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कर सकते हो। चलो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला रहता है बताओ, चेंज इन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन सेल्स। क्वांटिटी नहीं होता है, क्वांटिटी कहां होता है, लेवल ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, इंटू 100 करना जरूरी है क्या, इंटू 100 करने से वो परसेंटेज में लिख सकते हैं, समझ रहा है क्या। तो बोलो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों, 12,000 को दिया है उन्होंने, एंड चेंज इन सेल्स कितना है 60,000 इंटू 100। तो अगर इसका आंसर तुम 0.20 लिखते तो भी चलता, तो 0.20 मतलब भी 20% ना भाई, यस और नो। बट ये याद रखो इसके सामने ऐसे लिखने का, ताकि मिस्टेक होगा ही नहीं कभी, ऑफ सेल्स मतलब मिस्टेक होगा ही नहीं फिर, 20% ऑफ सेल्स। चलो इसको पॉइंट नंबर 1 करते, चलेगा क्या। सेकंड, अब अपने को मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 20% ऑफ सेल, एंड फिक्स कॉस्ट कितना है, फिर कोई भी एक डेटा यूज करो, यूजिंग डेटा ऑफ, कौन सा यूज करो बोलो, चलो हाईएस्ट वॉल्यूम। अच्छा, हाईएस्ट का यूज करूं या लोएस्ट का, या कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, आंसर सेम ही आएगा क्या, ऑब्वियसली सेम ही आएगा। यूजिंग डेटा ऑफ हाईएस्ट वॉल्यूम, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एंड वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगा, सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। वेरी गुड, सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। बोलो फिर हाईएस्ट वॉल्यूम पे सेल्स कितना है, सेल कितना है हाईएस्ट वॉल्यूम पे, टोटल कॉस्ट 60,000 है हाईएस्ट वॉल्यूम पे ना, अच्छा 72,000 टोटल कॉस्ट है, एंड सेल कितना है 1,40,000, तो रुपीज 1,40,000 का 20%, 28,000 वेरिएबल कॉस्ट है, डिडक्ट करो 72 में से 28, कितना बोलो 44,000 इज द फिक्स कॉस्ट। समझा क्या बच्चों, 44,000 इज द फिक्स कॉस्ट, समझा क्या सबको ये, बस इतना ही आंसर है ना, फिर चलेगा क्या। चलो इधर आधा पेज तो बचा रहेगा ना, उधर एक क्वेश्चन दूं क्या मैं आपको, चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करना, चलेगा बच्चों। लिखो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, एंड नीचे लिखो S&D कॉस्ट, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो इधर है 50,000 एंड 55,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 13 lakhs एंड 13,68,500। चलेगा क्या, क्वेश्चन समझ रहा है कि आपको ये, नीचे क्वेश्चन लिखो, सेग्रीगेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेग्रीगेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉर 58,570 यूनिट्स। मिल जाएगा क्या बच्चों, चलो मैं वेट करूं आपके आंसर का, पूरा डिटेल जैसे एग्जाम में सॉल्व कर रहे वैसे प्रेजेंटेशन कर दो, कुछ ज्यादा आधे पेज से भी कम टाइम लगने वाला या कम जगह लगने वाले आपको भी पता ही। करोगे बच्चों इतना सॉल्व, yes. करो, सेग्रीगेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉर 58,570 यूनिट्स।
मैंने इस बुक में जितने क्वेश्चन दिए उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन लूंगा मैं, डोंट वरी। मैं कुछ क्वेश्चंस तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लिख के भी दूंगा, समझ रहा है ना। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया हुआ है आपको। सेग्रीगेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड फाइंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉर 58,570 यूनिट्स। ओके, चलो कौन सा मेथड यूज करेंगे बच्चों? चलो, बाय यूजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। बाय यूजिंग कौन सा मेथड? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। बोलो क्या मिल जाएगा आपको? वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जो कॉस्ट को सेग्रीगेट कर रहे हैं उसका वेरिएबल पोर्शन आपको मिल जाएगा, इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। बोलो फिर चेंज इन कॉस्ट कितना है मेरे भाई? 68,500। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 5,000 यूनिट्स। कितना आ रहा है आंसर? 13.70। 13.70 पर यूनिट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिर कोई भी एक डेटा यूज करो यूजिंग डेटा ऑफ, बोलो किसका डेटा यूज करो? 50,000 का। 50,000 का यूज करो या 55,000 का करो, जो भी डेटा यूज करो, एंड आपको क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट। क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट। तो बोलो 50,000 के करस्पॉन्डिंग टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों? 13 लाख। उसमें से वेरिएबल कितना है? 50,000 इंटू 13.70, ये वेरिएबल है, तो टोटल में से वेरिएबल निकाल दो, तो क्या बचा? फिक्स्ड। कितना फिक्स है बताओ? 6,15,000। तो 6,15,000 फिक्स कॉस्ट है, यस और नो? 6,15,000 फिक्स कॉस्ट है, समझा क्या? तो ये सेग्रीगेशन तो हो गया बच्चों। एंड अब बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फॉर कितने यूनिट्स? बोलो 58,570 यूनिट्स इज इक्वल टू, बोलो फिक्स कॉस्ट कितना है? बोलो ना बच्चों, 6,15,000 प्लस वेरिएबल कितना है आप बताओ? 13.70 पर यूनिट इंटू 58,570 यूनिट्स, यस और नो? तो करो 58,570 इंटू 13.70, जो भी आया उसमें 6,15,000 ऐड करो, यू कैन गेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बोलो फाइनल आंसर क्या है? 14,17,409। आर यू श्योर? 14,17,409 इज आंसर। टफ था मेरे भाई ये। 14,17,409 is the selling and distribution cost corresponding to 58,570 units। तो आप मुझे बताओ सेग्रीगेशन में कंफर्टेबल हो गए क्या? पक्का बच्चों? देखो एक लेक्चर में भी बहुत कुछ इसमें कंसिडरेबल सिलेबस होता है, समझता है क्या आपको? ये सेग्रीगेशन आ गया, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट हो गया, मतलब काफी हम पेस में, समझता है क्या अपने को? ऐसे कुछ यहाँ पे हम टाइम पास करने का आपका इरादा है क्या? कुछ नहीं ना? तो 14,17,409 इज आंसर। कौन से मेथड से सेग्रीगेट किए हम लोग यहाँ पे? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। आपको क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा मेथड यूज करना है, क्या करना है, तुम खुद जजमेंट लो और मुझे आंसर दो। समझो एमसीक्यू है। चलो, सपोज लास्ट मंथ सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000 एंड डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी वाज assumed to be 70%. In the next month,
प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 50%, टोटल सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस विल बी, बताओ तुम्हारा जजमेंट यूज करके बताओ। अब ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू भी आ सकता है अभी, 2 मार्क के लिए 3 मार्क। एमसीक्यू हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का जरूरी नहीं है बच्चों। यस, suppose in the last month semi variable expenses were 3000 and degree of variability is assumed to be 70%. तो अब बताओ, कैन आई से वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट मंथ, वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑफ बोलो लास्ट मंथ कितने थे बताओ। वेरी गुड, 3000 का 70% मतलब कितना, 2100। तो आप बताओ, देयरफॉर फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट मंथ, therefore fixed expenses of last month, लास्ट मंथ के टोटल एक्सपेंसेस कितने थे 3000, उसमें से वेरिएबल कितना था 2100, मतलब 70%, तो फिक्स कितना हुआ 900। तो आप ये मत बोलो कि 30% फिक्स था, अगले महीने में वो 30% नहीं होगा ना, 900 रहेगा ना, समझता है क्या। ओके, अब बताओ, इन द नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 50%, प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 50%, then the semi variable expenses will be, बोलो प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 50%, 50% से एक्सपेंसेस बढ़ेगा, तो आप बताओ एस्टिमेटेड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, एस्टिमेटेड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ के लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना अभी, तो आप मुझे बताओ बच्चों कितना वेरिएबल कॉस्ट था 2100। तो अब बताओ वो 2100 प्लस 50% हो जाएगा क्या, वो 50% से बढ़ जाएगा क्या, क्योंकि प्रोडक्शन 50% से बढ़ रहा है तो वेरिएबल पोर्शन तो बढ़ जाएगा, प्लस बोलो 900। ये 900 में कुछ चेंज होगा नहीं, ये तो फिक्स्ड है। तो 2100 का प्लस 50% कितना था ये 3150 प्लस 900 4050। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बोलो 4050। तो एस्टिमेटेड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट मंथ विल बी 4050। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। टफ था क्या बच्चों? यू कैन से दैट दिस इज द जजमेंट मेथड। समझता है कि आपको ये इसका बस एक एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं फिर, यस और नो। चलो मैं यहाँ पे और एक क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद सॉल्व करोगे, जगह है ना उधर थोड़ी नीचे, बहुत जगह है, तो एक क्वेश्चन दे दूँ, चलो लिखो। एट लोएस्ट वॉल्यूम एट हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, टोटल कॉस्ट 10,000 30,000, टोटल सेल्स 1 lakh, 5 lakh। यस, क्वेश्चन इज सेग्रीगेट द कॉस्ट। हो जाएगा बच्चों? कौन सा मेथड यूज करने वाले हो? इन्होंने बोलने की जरूरत है क्या? कौन सा बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड यूज होगा? हाई पॉइंट लो पॉइंट। अरे डेटा ही उस मेथड के लिए है ना यार, उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई करने की जरूरत है क्या कुछ? वो छोड़ के तुम चाहो तो भी कोई दूसरा मेथड यूज नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं? क्योंकि डेटा ही हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड का है। किसका है? हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड का है, बराबर है कि नहीं? Segregate the cost. I am waiting for your answer, my friends. क्या लिखे बोलो? By using high point and low point method. By using high point and low point method. हाँ बोलो क्या मिल जाएगा आपको? वेरिएबल कॉस्ट रेशो,
इज इक्वल टू, बताओ फॉर्मूला, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स या चेंज इन टोटल सेल्स इंटू 100। बोलो चेंज इन टोटल कॉस्ट कितना है मेरे भाई? 20,000। चेंज इन सेल्स कितना है? 4 lakhs इंटू 100 इज इट 0.05, मतलब 5%। किसी को नहीं लिखना है वो परसेंट तो आप 0.05 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू 100 करने की जरूरत भी नहीं। इंटू 100 से परसेंट 5% लिखना है अपने को, इसलिए, अदरवाइज वो 0.05 है आंसर, बराबर है। अच्छा चलो, अपने को 5% ऑफ सेल्स, इतना वेरिएबल कॉस्ट है, समझा? कोई भी एक डेटा यूज करो, हाई पॉइंट का या लो पॉइंट का, आंसर तो सेम आने वाला है। क्या लिखो, बोलो, यूजिंग डेटा ऑफ, यूजिंग डेटा ऑफ, बोलो, लोएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट का लोएस्ट का कोई भी यूज करो। तो मुझे बताओ फिक्स्ड कॉस्ट अपने को चाहिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बट वेरिएबल कॉस्ट की जगह मैं क्या लिखूं? सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशो, सेल्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट रेशो। बोलो टोटल कॉस्ट कितना है एट लोएस्ट वॉल्यूम? 10,000 माइनस सेल्स कितना था बच्चों? 1 लाख का 5%, तो ऑब्वियसली 5,000 इज द फिक्स कॉस्ट। अच्छा जस्ट चेक करो, हाईएस्ट वॉल्यूम का डेटा यूज करते तो यही आता क्या आंसर? जस्ट क्रॉस चेक कर लो तुम खुद, हाईएस्ट पॉइंट का डेटा यूज करते तो यही आता क्या, बताओ ना। 5 लाख का 5% कितना आता, बोलो? 25,000, एंड 30,000 माइनस 25,000, फिक्स कॉस्ट 5,000 ही आता। मतलब आप दूसरा भी डेटा यूज करते तो आंसर सेम आता कि नहीं? यस और नो? तो ये क्वेश्चन नंबर 93 जम गया बच्चों। उसका और एक क्वेश्चन दिया था मैंने साथ साथ में, वो भी कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 94 प्लीज कंप्लीट करो। 94, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 94, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, फाइंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फाइंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, बोलो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जनवरी, फरवरी एंड डिफरेंस दिया हुआ है, फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट बोल रहा है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्या? बोलो कौन सा मेथड यूज करेंगे? अच्छा किसी ने यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज किया तो प्रॉब्लम है क्या? और जब अपने पास इजियर मेथड है ना यार, कौन सा बोलो? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। तो यूजिंग कौन सा मेथड? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, यूजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। हाँ बोलो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट is equal to change in total cost divided by change in quantity, change in cost divided by change in quantity। बोलो change in cost कितना है? 40। change in quantity कितना है? 40। तो आंसर इज ₹1 पर यूनिट। ₹1 पर यूनिट क्या है ये? वेरिएबल कॉस्ट। यस और नो? एंड कोई भी एक डेटा यूज करो, यूजिंग डेटा ऑफ जनवरी, जनवरी का डेटा यूज करते, चलेगा क्या? चलेगा क्या? एंड जनवरी का डेटा यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो? फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ। अच्छा जनवरी का फिक्स कॉस्ट मिलेगा या फरवरी का मिलेगा? दोनों का सेम ही रहने वाला है ना मेरे भाई, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहता है और क्या। फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ, बोलो जनवरी का टोटल कॉस्ट कितना था? 260 माइनस उसमें से वेरिएबल कितना था? 100 यूनिट्स इंटू 1, इट्स 160। सही है क्या? बस मिल गया, फिक्स कॉस्ट मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट मिल गया, हो गया ना फिर सेग्रीगेशन। यस और नो? कुछ जमा क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये जो बीच बीच में कभी स्पेस छूटता है तो अपन बाद में कुछ लिखेंगे इसमें, यहाँ पे समझ रहा है क्या? जब भी अपने को कुछ थियरी वगैरह काम में रहा तो चलेगा बच्चों। सेग्रीगेशन में कंफर्टेबल हो क्या आप? चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन इतना सॉल्व करो, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 95 करेंगे इतना।
सेग्रीगेट द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट फिक्स एक्सपेंसेस एंड बोलो वेरिएबल एक्सपेंसेस पर लेबर आर। चलेगा क्या? उन्होंने बोला है कैपेसिटी 60%, 80%, लेबर आर्स 150 एंड 200 एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1200 एंड 1275। कोई मेथड का नाम दिया है क्या उन्होंने? नहीं। तुम बताओ, लेवल ऑफ एक्टिविटी मत करेंगे, बट चेंज इन कॉस्ट भाई चेंज इन क्वांटिटी नहीं होगा, यहाँ पे चेंज इन लेबर आर्स होगा नीचे, समझा क्या? तो चलो, यूजिंग लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड, कौन सा मेथड? लेवल ऑफ एक्टिविटी मेथड। क्या मिलेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी से? क्या मिलेगा अपने को? हाँ बोलो। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या पर यूनिट मिलेंगे क्या? वेरी गुड, पर लेबर आर, पर लेबर आर, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर लेबर आर इज इक्वल टू क्या लिखो फॉर्मूला बोलो? चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर आर्स, चेंज इन बोलो लेबर आर्स, बोलो चेंज इन कॉस्ट कितना है मेरे भाई? 75। चेंज इन लेबर आर्स कितना है? 50 आवर्स। आंसर ₹1.50 पर लेबर आर। ये वेरिएबल कॉस्ट है, यस और नो? कोई भी एक डेटा यूज करो एंड ऑब्वियसली ये वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब ये जो भी डेटा चल रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, उन्होंने लिखा है ना ब्रैकेट में मेंटेनेंस कॉस्ट। समझा क्या आपको ये? तो बताओ, यूजिंग डेटा ऑफ बोलो 60% एक्टिविटी, 60% एक्टिविटी लेवल, 60% का डेटा यूज करते हैं और क्या मिल जाएगा आपको? बोलो फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, ऐसे लिख सकते हैं आप, फिक्स्ड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड के लिए डेटा दिया है। समझता है क्या आपको? वो पीरियड मंथ रहेगा, क्वार्टर रहेगा, जो भी कुछ है, समझता है क्या आपको? बोलो अब बताओ 60% के लिए टोटल एक्सपेंसेस कितने? 1200। उसमें से डिडक्ट क्या होगा? हाँ बोलो 150 आवर्स इंटू ₹1.50 पर आवर, तो 225 डिडक्ट होगा, तो विद आंसर इज 975। विद आंसर इज 975। सही है बच्चों? और कुछ पूछा है क्या उन्होंने? फाइंड सेग्रीगेट दी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, कैलकुलेट फिक्स एक्सपेंसेस आ गए, एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस पर लेबर आवर आ गए, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर लेबर आवर मिल गया ना बच्चों ये? तो चलो आज अपने को ये सेग्रीगेशन के 5 मेथड एंड कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, बस इतना ही पढ़े अपन। याद रहेगा उतना कल तक? ठीक है, पक्का बच्चों? यस, शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, सी यू टुमारो। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रोज लेक्चर अटेंड करो मेरे भाई।